सीवर के मामले में तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में कोई भी डिसिल्टिंग प्रॉपरली प्लान्ड वे में नहीं की। ही इज ए लायर, ही इज ए चीटर, ही इज करप्ट मैन। डिसिल्टिंग दिल्ली में हुई ही नहीं, कागजों में हुई, उसके पीछे अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से करप्शन निकलेगी। 3 साल में दिल्ली की वाटर एंड सीवर की लगभग 100% सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हम कर लेंगे। जो दिल्ली पहचान होनी चाहिए थी किसी आईटी हब की, बिजनेस हब की, इकोनॉमिक हब की, मीडिया हब की, वो दिल्ली क्या पहचान बन गई? सबसे प्रदूषित नगरी की, प्रदूषित यमुना की, बहते सीवर की, टूटी सड़कें की, गंदे पानी की। ये 10 साल में दिल्ली वालों को मिला है। दिल्ली वालों का तो सपना ही टूट गया। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय रॉय और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा 27 साल के वनवास काटने के बाद दोबारा से पीठासीन है। ऐसे में जाहिर है विपक्ष हमलावर है। महज 5 महीनों में ही बीजेपी से उनके कामों का हिसाब आम आदमी पार्टी ले रही है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर जी। बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार। महावर साहब, आपसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि जो आपका क्षेत्र है वो बहुत कंजेस्टेड माना जाता है। जाम लंबी लंबी, चाहे वो भजनपुरा के चौक के सामने का हो मसला। आपको क्या लगता है कि कब तक ये सारी चीजें संभल जाएंगी, लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, जाम का जो मुख्य वजह है, मेरी विधानसभा के 3 प्रमुख रास्ते हैं। एक करतार नगर पुस्ता रोड, जहां NHI का काम चल रहा है जी। एक वजीराबाद रोड, हाँ, मल्टीपल चल रहा है जहां पर मेट्रो और एलिवेटेड रोड चल रही है, और सेम रोड नंबर 66 जो सीलमपुर की ओर जाती है उस पर। तो जब किसी कॉलोनी के 3 मुख्य मार्ग हो और तीनों मुख्य मार्ग पर काम चल रहा हो डेवलपमेंट का, जी, तो मुझे लगता है परेशानी आनी वाजिब है। पर यह एक टेम्पररी फेस है। पुस्ता वाला काम NHI का लगभग कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ 90% सोल्यूशन हो चुका है। 10% बाकी है, छोटे मोटे काम निपट जाएंगे। तो मुझे लगता है 1 महीने के अंतराल के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वजीराबाद और सीलमपुर वाली जो रोड है उस पर अभी काफ़ी काम बाकी है, और मुझे लगता है कि ये 6-8 महीने अभी और लगेंगे पूर्णतः उसको जाम मुक्त करने के लिए। तब तक हर्डल्स बनी हुई हैं, और ये कह सकता हूँ मैं, ये टीचिंग प्रॉब्लम है। जब बच्चे को दांत निकलता है तो उल्टी दस्त होते हैं, जी, लेकिन उसको बहुत बड़ी शक्ति आ रही होती चबाने। वैसे ही मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी डेवलपमेंट के जो ये काम हो रहे हैं, उसको करने के टाइम पर जो थोड़ी बहुत, इसी को मैं टीचिंग प्रॉब्लम बोलता हूँ, टीचिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, अतिक्रमण बड़ा मसला है। पूरी दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में ही अतिक्रमण एक बड़ा मसला है। आपके एरिया में कंजेस्टेड जगह है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सड़कें बहुत छोटी हैं, सफाई बढ़िया से नहीं हो पा रहा, मतलब चाहे वो सीवर की समस्या हो। क्या लग रहा है इन चीज़ों पे कैसे काम, मतलब आने वाले टाइम में आपने क्या प्लानिंग किया है कि इन चीज़ों को ठीक करा जाए? लेकिन निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है, और मैं ये मानता हूँ कि 5 किलोमीटर के एरिया में जब आप 4 लाख 5 लाख लोग रहते हैं, हाई डेंसिटी एरिया है मेरा, जी, और गलियाँ भी, बड़ी रोड्स तो बहुत कम है, छोटी 4-4 फुट तक की भी गलियाँ हैं। हाँ, वहाँ पे सफाई के लिए भी नहीं जा में चुनौती है बहुत बड़ी। सीवर की पिछले दिनों लगातार दिक्कतें रही हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने सीवर के मामले में तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में कोई भी डिसिल्टिंग प्रॉपरली प्लान्ड वे में नहीं की, और जिसका खामियाजा भी क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ा। और उससे 2-4 हम भी चुनाव के समय हुए, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट करके, मेहनत करके किसी तरह एरिया को बचाने में हम सफल रहे सीवर की प्रॉब्लम से। अभी धीरे धीरे सरकार बदलने के बाद सोच भी बदली है, काम का तरीका भी बदला है, और जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए हमें चाहिए थे, जी, वो भी बढ़ी है, और लेबर की संख्या भी बढ़ी है। तो
मैं ये देख रहा था कि रिड्यूस होता जा रहा है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अगर एक दिन में एवब टू 100 थी तो बिलो 50 आ गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ जहाँ फ्रैक्चर्स हैं सीवर लाइन के या पाइपलाइन पानी के, उसको हम रिप्लेसमेंट का टेंडर्स हो चुके हैं और विद इन 6 मंथ मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक लगभग कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। और बकेट योजना जो हमारी सफाई की होती है उसको, सुपर सेकर को, सब मिला करके स्ट्रीट सीवर लाइन, ब्रांच सीवर लाइन, पेरिफेरल सीवर लाइन, एंट्रेंस सीवर लाइन, ये चारों चीज़ों को जी। हम इक्वली साफ करके जब चलेंगे, मुझे लगता है बहुत हद तक, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ कि मेरे एरिया को मैं 100% कहना शायद ठीक ना हो तो 99% ठीक कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि अभी भी उस पर काम चल रहा है, टेंडर जारी हो रहे हैं। केजरीवाल साहब तो ये कह रहे थे कि हमने 70% जो है नई लाइनें बिछा दी, पाइप की लाइनें, पानी की लाइनें बिछा दी, सीवर पे हमने बहुत सारा काम किया। एक बार उनसे ऐसे ही सवाल पूछा जा रहा था कि यमुना की सफाई पे, तो उन्होंने कहा कि बेसिक समस्याएं हमारे पास इतनी थी, हम इनमें पैसे लगा दिए, नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं फिर दोबारा से टेंडर जारी हो, क्या देखिए, ही इज ए लायर, ही इज ए चीटर, ही इज करप्ट मैन, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चूंकि मैं पिछली बार भी विधायक था, अपोजिशन का चीफ विप था, इसके कारण मैंने लंबा संघर्ष देखा है, मैंने सरकार के काम को देखा है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि डीसिल्टिंग दिल्ली में हुई ही नहीं, कागजों में हुई, उसके पीछे अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से करप्शन निकलेगी। अभी तो मैं पीएससी चेयरमैन के नाते लिकर की और पोल्यूशन की और हेल्थ की जांच कर रहा हूं, पर अगर इसकी भी जांच सरकार देगी तो हाउस देगा तो निश्चित रूप से इसमें भी घोटाला निकलेगा। सीएम ने तो कह दिया है कि पिछले जितनी भी योजनाएं रही हैं, 1 करोड़ से ऊपर के जो भी टेंडर रहा है उस पर सबकी जांच होनी है। क्या लगता है इस बार का विधानसभा भी इन्हीं बातों में, वाद विवाद में चला जाएगा, या कुछ आप लोगों ने सोचा भी है कि वाद विवाद में नहीं जाने वाला? मैं आपको यकीन कह सकता हूं और पंजाब केसरी के माध्यम से दिल्ली की जनता को बता सकता हूं कि हमारी सरकार विजनफुल सरकार है, कमिटेड सरकार है जी। और जो वादे हमने अपने घोषणा पत्र में किए हैं, बीइंग ए मेंबर ऑफ मैनिफेस्टो कमेटी, मैं भी था उस कमेटी में, तो मैं ये कह सकता हूँ हमने बहुत सोच समझकर दिल्ली को वादे किए हैं। हम सारे वादे पूरे करेंगे। सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कमिटेड है और कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। हमको तो चलना होगा, सतत चलना होगा और उसका रोड मैप तैयार है। मुझे लगता है 3 साल लगभग, मैं आज कह के जा रहा हूँ, डेट नोट करिएगा, 3 साल में दिल्ली की वाटर एंड सीवर की लगभग 100% सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हम कर लेंगे। जो दिल्ली पहचान होनी चाहिए थी किसी आईटी हब की, बिजनेस हब की, इकोनॉमिक हब की, मीडिया हब की, वो दिल्ली क्या पहचान बन गई? सबसे प्रदूषित नगरी की, प्रदूषित यमुना की, बहते सीवर की, टूटी सड़कें की, गंदे पानी की। ये 10 साल में दिल्ली वालों को मिला है। दिल्ली वालों का तो सपना ही टूट गया। उन्होंने तो सिर्फ बड़े सपने देखने बंद कर दिए। कहिए भैया हमारा तो पानी दे दो, हमको तो साफ पानी दे दो, भैया हमारा सीवर ठीक कर दो, भैया सड़क टूटी हुई है, गिर जाते हैं, ठीक कर दो। क्या ले आई ये दिल्ली को? ये छाछ बोले छलनी बोल रही हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। मैं यकीनन कहता हूं पंजाब केसरी के माध्यम से, दिल्ली 100% बीमार दिल्ली ठीक होगी। दिल्ली को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। अब एक्सीडेंट भी हो जाए भैया, हड्डी टूट जाए तो 3 महीने का प्लास्टर चढ़ जाता है, ठीक करने में समय तो लगता है। तो मुझे यकीन है आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब इकट्ठा एक टीम मोदी के रूप में काम करके दिल्ली को जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, उसको 100% पूरा करेंगे। आपने कहा जैसे कि बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत बुनियादी समस्याओं से दिल्ली जूझ रही है। पॉल्यूशन एक बड़ा मसला रहा है भी ना। लोग मास्क लगाने को मजबूर है 3-4 महीने। अभी सरकार ने 70 लाख
पौधरोपण की बात करें, आपको लगता है दिल्ली में इतने पौधरोपण हो पाएगा आने वाले टाइम में? इससे पहले भी 2014 की बात करा जाए तो उस समय भी पौधरोपण का एक कार्यक्रम चलाया था केजरीवाल साहब ने। कितना सक्सेसफुल लगता है, कहाँ लगाएंगे? देखिए, इसको हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्तित्व से इमोशनली इसको एक अटैचमेंट किया है, एक पेड़ माँ के नाम। अब माँ के प्रति तो अगाध श्रद्धा सबको होगी ना, तो उसको जोड़ने का काम किया है। इसी प्रकार एक पेड़ सेना के नाम हम लोगों ने भी लगाया कारगिल दिवस पर। तो कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं और कोरोना के बाद लोगों ने वैसे भी पेड़ का महत्व समझा है। मुझे लगता है लोग आगे आ रहे हैं और जिस प्रकार मैं स्वयं कम से कम 10-11 प्रोग्रामों में गया हूँ, लोगों की सहभागिता देख करके लग रहा है कि लोग स्वयं प्रेरित हैं। स्कूल के बच्चे, मैं स्कूलों में भी गया हूँ, सामाजिक कार्यक्रमों में भी गया हूँ, स्व प्रेरणा से, सिर्फ सरकार एक वन विभाग कर रही है ऐसा नहीं, खुद पेड़ मांग करके ले जा करके लोग लगा रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से भी लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब मिल करके, अगर जहाँ तक दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मिल करके 2.5 कदम चलेंगे तो निश्चित रूप से पेड़ भी लगेंगे, खड़े भी होंगे, बड़े भी होंगे और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं उसके आसपास मुस्लिम बहुल एरिया है, हमेशा सौहार्द का एक मसला रहता है, कई घटनाएं भी घट चुकी उस एरिया में। अभी जो है चेकिंग हो रही है रोहिंग्या को लेकर या बांग्लादेशियों को लेकर, कुछ लोगों को पकड़ के लोग बाहर उनके देशों में भेजने। विपक्ष का ये आरोप है कि आप उनके वोट बैंक को काट रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, और काटो भाई, इनको काटो। क्या लगता है आपको, ये सही है? क्या कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मेरे किसी हिंदुस्तानी भाई बहन के बच्चों का हक लेकर के जाए, ये ठीक है? क्या वोट की राजनीति करने वाले ये लोग भारत के संसाधन को, मेरी भारत माँ के संसाधनों को लुटने दे, यहाँ अपराध भी करने दे, सिर्फ एक वोट बैंक के लालच में? आप यहाँ धर्मांतरण, मतांतरण, सब खेल चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सब कुछ चल रहा है। तो आखिर लॉलेस सिटी नहीं हो सकती है, लॉलेस स्टेट और कंट्री नहीं हो सकती है। कोई अगर अब बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है, क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है? 21 लाख लोग अगर मर गए तो उनके बदले कोई डुप्लीकेसी होनी चाहिए क्या? वोट डालना चाहिए क्या किसी को? कोई अगर ट्रांसफर करके चला गया तो क्यों उसका वोट 2 जगह होना चाहिए? कोई अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठी यहाँ अगर रह रहे हैं तो उसको हमारे भारत के भाग्य का, हमारे प्रदेश के भाग्य का फैसला करने का अधिकार, मत का प्रयोग करने के लिए कैसे सोच भी सकते हैं? ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों के दूषित सोच को क्रश कर देना चाहिए। जी, सवाल और भी है, हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर वसीम जी, ये आगे। सर, मेरा आपसे सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही अपिश का शिकार रही है। आप देखते हुए रहे होंगे कि जो और बाकी दिल्ली में चले जाएं, कहीं भी चाहे सेंट्रल आ जाएं या फिर ईस्ट में चले जाएं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ऐसा इलाका है जो हमेशा ही विकास के मामले में पीछे रहा है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप जमुना पार नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है सर, उस नाते आपके पास क्या विजन है? आप क्या देखते हैं, किस तरह से बदलाव देखते हैं आप होने चाहिए? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले अनेक वर्षों में दिल्ली में पहले तो यमुना पार को एक कमज़ोर इलाका ही माना गया था, अनडेवलप्ड माना गया था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार चली तो उसने जीटी रोड से उधर जो शाहदरा साउथ है उसका डेवलपमेंट जिस अनुपात में हुआ, इधर नॉर्थ में उतना ही सौतेला व्यवहार हुआ, कारण जो भी रहे हों सरकारों के। लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि सरकारें बराबर से ध्यान दे रही हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि समग्र विकास इधर भी होना प्रारंभ हुआ है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन के नाते सरकार की योजना का पूरा लाभ पूरे प्रदेश और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की तरह मेरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी प्रत्येक विधानसभा में हर लोगों को अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसकी जिम्मेदारी हमने खुद उठा रखी है।
सभी पक्ष के हो या विपक्ष के हो, डिस्ट्रिक्ट के सभी विधायकों के साथ नियमित बैठक होती है हमारी हर माह। हम समीक्षा करते हैं और सभी डेवलपमेंट के कामों को द्रुत गति से दे करके, और निश्चित रूप से चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोड्स हों, पार्क्स हों, हर चीज़ पर हम बगैर किसी बाइस्ड अप्रोच के हम समग्र विकास के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने में अपना समय दे रहे हैं। सर जैसे आप जीतने के बाद यमुना आरती की गई थी सर, तो क्या ये कंटिन्यू है या अभी क्योंकि सवाल है कि जो ना शुरुआत में ही इस तरह का कि यमुना आरती करके दिखा दी गई और उसके बाद से कुछ नहीं है। यमुना बाढ़ आई है तो बाढ़ का पानी या साफ हो रहा है, लेकिन सवाल है कि जो ना साफ नहीं हो पा रही है, जो मशीनें थी वो भी अब गायब हो गई हैं। इस तरह के सवाल हैं। देखिए, जिन लोगों ने यमुना माँ को मैला कर दिया, गंदा कर दिया, यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी आस्था का भी विषय है। वो हमारी माँ है, माँ का दर्जा दिया है उसमें, तो निश्चित रूप से हमारे भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव है उसके साथ। और मैं यकीनन कहता हूँ कि पिछले अनेक वर्षों से यमुना इतनी मैली हो गई कि वहाँ छठ पूजा भी नहीं हो पा रही है, जो पूर्वांचल का एक महालोक पर्व है। हमारी सरकार साफ करेगी, छठ पूजा भी होगी, और 5 साल बाद आप मुझे जरूर बुलाइएगा, तो यमुना का अगर आपको नया स्वरूप ना दिखे, दिल्ली देखेगी कि किस प्रकार मां यमुना की सेवा हमने की है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आदरणीय जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के साथ मिलकर के हम यमुना जी को सजाने में और बचाने में लगे हैं। बदली हुई यमुना कुछ समय और लगेंगे जरूर, रोड में बन रहा है, एग्जीक्यूशन बाकी है। मुझे लगता है कि आपको बहुत सुंदर यमुना जी यहाँ देखने को मिलेगी। सर एक आपके ही विधानसभा से जुड़ा हुआ सवाल है, जब यमुना का गोंडा रोड है सर, पेट्रोल पंप और डीटीसी डिपो से जब गोंडा की ओर जाते हैं तो वो पूरा जाम रहता है, इंक्रोचमेंट हो गया, दूसरी तरह की चीज़ें हैं, बड़ी परेशानी रहती है। स्कूल टाइम बच्चे जब छुट्टी हो तो वो बिल्कुल ही चौक हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई रोड मैप आपके लिए कि किस तरह उसकी समाधान किया जाए उसका? आप यमुना विहार बस डिपो से गोंडा की तरफ जब चलते हैं, गोंडा की तरफ, देखिए वो पूरा इलाका बाबरपुर विधानसभा का है। ओके। यमुना विहार डिपो मेरे पास है, और उसके बाद सीधा घोंडा चौक मेरे पास है। बीच का सारा बेल्ट जो है, नूरे इलाही, मोहनपुरी, जिसकी आप बात करना चाहते हैं, सुभाष मोहल्ला, ये सारा इलाका बाबरपुर विधानसभा के मुझसे रिलेटेड नहीं है। फिर भी मुझे यकीन है कि हम मिल करके इसका भी समाधान निकालेंगे। एक रोड चौड़ा करने की भी बात की थी आपने, चुनाव के दौरान भी आपने काफी मुखरता से सवाल उठाया था। उस रोड चौड़ा करने के लिए क्या प्लानिंग है, उसको भी किया जा रहा है या फिर अभी वक्त लगेगा उसमें? मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी मैंने बुलाया था, उस सड़क को दिखाया, मैंने मांग रखी है। पिछले 5 सालों में विधानसभा में मैंने 6-7 बार उस सब्जेक्ट को उठाया है। आदरणीय प्रवेश वर्मा जी से भी इस संदर्भ में बात हुई है। मैं लगा हुआ हूँ, लेआउट प्लान और हमारा सारा जो भी सिस्टम उसमें काम कर रहा है, पहले पेपर वर्क हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे मेरा। विपक्ष का ये कहना है कि महज 5 महीने ही हुए दिल्ली सरकार को गठित हुए हुए, और आप लोग कह रहे थे कि बहुत मजबूती के साथ आए हैं। सीएम के पास राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया जाता है कि भाई कोई भी मंत्री हो, वो अगर किसी को भी बुलाए, चाहे वो डीसी हो या उससे संबंधित जो भी अधिकारी हो उनको बुलाए, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसको लेकर विपक्ष बहुत मुखर है, कह रहे हैं कि अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, इनकी जो गणित है वो बिगड़ती जा रही है। आपको क्या लगता है इस पे? दरअसल इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, इसके पीछे एक सहज का भाव था कि अगर आए दिन अगर हम हर बात पर, हर विषय पर अगर डीएम और एसडीएम दौरे में रहेंगे तो ऑफिस वर्क उससे डिस्टर्ब हो रहा था, तो कोई जरूरी हो तो उस समय बुलाएं। अब मैं तो खुद दौरे करता हूँ, तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस एजेंसी का काम है उस एजेंसी के अधिकारियों को हम बुलाकर काम करा लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त हम डीएम और एसडीएम को ही बुलाएं, लेकिन मंथ में एक बार जन सुनवाई हो और
लोगों को अगर कोई स्पेशल कोई ऐसी कॉज हो जाए जिसमें जैसे अभी कांवड़ियों का था, कोई विशेष धार्मिक आयोजन आ जी। गया, कोई विशेष, उस समय अगर हम लेकर जाएं तो सहजता होगी। मुझे लगता है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया और इसमें ओवर रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सहजता के साथ इस काम को किया जाएगा। समस्याएं बहुत हैं, चैलेंज भी बहुत है। अजय महावर जी ने कहा कि आने वाले 3 सालों के अंदर दिल्ली को एक विकसित दिल्ली के रूप में दिल्ली वाले देख पाएंगे। उम्मीद है कि दिल्ली और विकसित होगी। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें पंजाब केसरी.com।